गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। मैं प्रियंका मैम आपकी सावल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमने सावल क्लासेस की ओर से जो है सीटेट का जो एक महा अभियान छेड़ा गया है, जिसमें हमने आज तक जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के, तो वो सारे के सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे, क्रम वाइज करेंगे, क्रम से चलेंगे और देखेंगे कि वो पेपर जो है वो किस तरह से आता है, पैटर्न कैसे उसको समझना चाहिए और जब हम पेपर देने जाएं तो उसको किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो आप सभी ऐसे ही जुड़े रहिएगा सावल क्लासेस से। स्टूडेंट्स जो आज हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में जरूर उसको शेयर करें ताकि आप तो फायदा ले ही सकें, साथ में आपके साथी सहपाठी जो है वो भी इसका फायदा ले सके। सो आप सभी का एक बार फिर से सावल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स आज मैं जो आपको करवाती हूँ, तो आज जो हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो हिंदी लैंग्वेज जो है मैं करवाती हूँ आप सभी को, आपको पता ही है। तो आज सीटेट के पेपर के अंतर्गत दिसंबर 2019 में जो पेपर 2 का ही हम करेंगे और लैंग्वेज 2 रहेगी हमारी स्टूडेंट्स। तो आप सभी भी ऐसे इसको पेपर अपना जो है वो खोलकर बैठ जाइएगा। आगे से अच्छी तरीके से हम इसको देखेंगे कि किस तरह से जो है वो पेपर आता है और इसका पैटर्न क्या रहता है। स्टूडेंट्स आप सभी जो है वो सावल क्लासेस की ओर से चलाए जा रहे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े। देखिए, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने में आपका बहुत फायदा है, क्योंकि एक तो देखिए आपको लिंक मिलते रहते हैं, जो लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं, तो आपके लिए बेहतरीन मौका होता है और एक फायदा उठाने का होता है। तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। इसके लिए आपने करना सिर्फ इतना है कि आप अपना नाम लिखिएगा सीटेट लिख करके और स्टेट, यानी कि आप किस स्टेट से, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, है ना, तो वो लिख करके और आपकी स्क्रीन पर जो ये 2 नंबर शो हो रहे हैं, आप किसी भी एक नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप हमारी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे। लिंक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स एक्सेट्रा जो है जो टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो भी आपको मिलते रहेंगे। और आप सभी के लिए एक और जरूरी सूचना कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसके लिए आपने क्या करना है, सारी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। इसके लिए आपने करना सिर्फ इतना है, टेलीग्राम पर जाइएगा और वहां पर सावल सीटेट लिखना है, जैसे ये देखिए लिखा हुआ है, और आपने इसको सर्च कर देना है, तो नीचे आप अपने आप जो है वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो टेलीग्राम पे ही आपको जो है सारी पीडीएफ वगैरह जो है वो मिलेंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, आज का जो हमारा पेपर है दिसंबर 2019 में जो हुआ था, लैंग्वेज सेकंड है, यानी कि पेपर 2 और भाषा 2 है, और जो मेरे पास सेट है वो ई है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि क्या दिया गया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा पेपर बढ़िया। हाँ जी, तो देख लेते हैं कि इन्होंने क्या दिया हुआ है। मतलब परीक्षार्थी भाग जो 5वां है, उसमें 121 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे जब उन्होंने भाषा द्वितीय, यानी कि भाषा जो विकल्प आपको दिया जाता है कि आप प्रथम भाषा हिंदी चुनते हैं या द्वितीय चुनते हैं, जैसे कोई संस्कृत पहली रख लेता, फिर हिंदी जो है वो सेकंड लैंग्वेज यानी कि दूसरी द्वितीय भाषा के रूप में चुन लेता है ना, कोई पंजाबी रख लेता है, कोई गुजराती। तो ये सारी जो भाषाएं हैं ना, अपनी मर्जी होती है, किसी भी तरह से हम चुनाव कर सकते हैं। तो उसी ये जिन्होंने द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को चुना होगा, वही ये स्टूडेंट जो है वो विद्यार्थी जो है वो इसको जो है पेपर कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है गद्यांश। तो गद्यांश क्या होता है आप सबको पता होगा ना। गद्यांश किसे कहा जाता है, जिसमें कहानी है ना, नाटक, उपन्यास, यानी कि जो गद्य भाग होता है उसे हम गद्यांश कह देते हैं। ये उपन्यास लिखा है, थोड़ा लिखने में मैं दोबारा लिख देती हूँ, उपन्यास। ठीक, ऐसी जो होते हैं कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, गद्य भाग में आपके आ जाते हैं। देखो, गद्य और पद्य 2 होते हैं। गद्य में वो सारे कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र सब आ जाते हैं, लेकिन पद्य भाग में जो आपकी पोइट्री होती है, जो आपकी कविता होती है, जो आपकी ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, पद्य, जो जिसमें संगीत होता है, जिसमें गायत्मकता होती है, जो भाव, याद रखिएगा कविता की बात की जा रही है, तो यानी कि उसके भाव जो है, हमें उसमें से क्वेश्चन जो है भावपूर्ण प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस जो आपको गद्यांश दिया गया है इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे हमने प्रश्न निकालने 121 से 128 तक।
तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। एक सरसरी नजर, सरसरी का मतलब एक तो जल्दी से तेजी से एक नजर मार लेते हैं। हाँ जी, हमारे देश में एक ऐसा भी युग था जब नैतिक और आध्यात्मिक विकास ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था। अहिंसा की भावना सर्वोप्रिय थी। अहिंसा, हिंसा ना करना, ठीक, जीव जंतुओं सब पर दया करना, है ना, तो इसको बोला जाता है। आज पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया, लेकिन अगर हम आज के टाइम पर देखें तो बिल्कुल अलग हो गया है। सर्वत्र यानी कि चारों ओर। सर्वत्र का मतलब क्या होता है? चारों ओर, ठीक, चारों ओर। पैसे की हाय हाय तथा धन का उपार्जन ही मुख्य ध्येय है। ध्येय का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, ध्येय। अगर आज हम नजर मारें तो चारों तरफ पैसा, हाय पैसा, है ना, चारों तरफ पैसे की ही क्या होड़ मची हुई है। कौन कितना धन उपार्जन कर सकता है उसका उद्देश्य बन चुका है, भले ही धन उपार्जन के तरीके गलत क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात है कि आज चाहे पैसा आना चाहिए, अच्छे तरीके से आ रहा है, गलत तरीके से आ रहा है, गलत तरीके से कमाई की जा रही है, अच्छे तरीके से की जा रही है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे कि पैसा किसके पास कितना आ रहा है, ठीक है। तो इन सब का असर मनुष्य के प्रतिदिन के जीवन पर पड़ता या पड़ रहा है, ठीक है। समाज का वातावरण दूषित हो रहा, बिल्कुल दूषित होएगा। जब आप गलत काम करेंगे, गलत तरीके से पैसे कमाएंगे तो फिर उसका क्या होगा? आपके समाज पर उसका बुरा असर पड़ेगा। इन सब के कारणों मानसिक और शारीरिक तनाव, खिंचाव और व्याधियां पैदा हो रही हैं। जब तक आपके मन में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, आप में भाईचारा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तनाव बढ़ेगा, है ना, तो व्याधियां जो है वो पैदा होती जाएंगी। आज आदमी धन के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहा है। 5 रुपए मिलने पर 10 मिलने, और देखो यहाँ पर लिख बड़ा अच्छा दिया गया है, और अगर हम इस पर नजर मारें तो बिल्कुल सही दिया गया है कि आज आदमी धन के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहा है। उसे और आसपास की दुनिया दिखाई नहीं देती, रिश्ते नाते प्रेम भाईचारा सब भूल गया, लेकिन किसकी अंधी दौड़ में लगा हुआ है? पैसे की। तो 5 रुपए मिलने पर उसकी ख्वाहिश हो जाती है 10 रुपए मिलने, और 10 मिलते हैं तो 100 की, और 100 मिलने पर 1000 की लालसा, और वह इसी दौड़ में शामिल है। जब हम 5 कमाते तो हमारा मन करता है कल हम 10, फिर 15, फिर 20, फिर 50, फिर 100, फिर 2000, फिर 5000। इस तरह से धन की जो लालसा है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, और इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। धन की इस दौड़ में सभी पारिवारिक और मानवीय संबंध पीछे छूट गए हैं। व्यक्ति सत्य असत्य, उचित अनुचित, न्याय अन्याय और अपने पराये के भेद के भाव को भूल गया है। उसके पास अपनी पत्नी और संतान के लिए भी समय नहीं है। और देखा जाए तो आज ये बहुत बड़ा एक कारण बन करके समाज में आकर के उभर के सामने आया है कि आज जब पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हो, और यही एक रीजन है कि बच्चे जो है वो क्या है, गलत डायरेक्शन पर, गलत रास्ते पर जो है वो चलने जल्दी शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, धन के लिए पुत्र का पिता के साथ, बेटी का माँ के साथ, पति और पत्नी का झगड़ा हो रहा है। बिल्कुल आज भाई भाई नहीं रहा, पिता पिता नहीं, माँ माँ नहीं रहती है, बेटी बेटी नहीं रहती। हम चारों तरफ घटनाएं जब सुनते हैं तो फिर क्या हमें बहुत ज्यादा दुख भी होता है कि क्या हो रहा है आज समाज में। हाँ जी, भाई बहन के खून का प्यासा है। बिल्कुल, जो भाई है वो बहन का, बहन है वो भाई का, क्या है, खून की प्यासी। किसके लिए? सिर्फ धन के लिए। तो धन की लालसा व्यक्ति का जघन्य से जघन्य कार्य करने के लिए उकसा रही है। जघन्य का मतलब क्या होता है? बुरा। जघन्य का मतलब क्या होता है? बुरा, नीच। और क्या होता है? नीच, बुरा। और क्या बोल दिया जाता है? हम बोलते हैं ना जघन्य अपराध, बहुत बड़ा जो अपराध होता है, बहुत भयानक जिसका परिणाम होता है, उसको बोला जाता है। इस लालसा के कारण ही परिणाम कि जगह जगह हत्या, लूट, अपहरण और चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस रोगी मनोवृत्ति को बदलने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयत्न करने होंगे। तो आपको जो गद्यांश दिया गया है वो बहुत ही इजी दिया गया है, बहुत ही अच्छा दिया गया है, बहुत ही भावपूर्ण दिया गया है। अगर हम इसमें देखें और सोचें तो बहुत बड़ी एक बात जो है वो इसमें कह दी गई। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि हमारे जो दिए गए हैं प्रश्न, इनको जो है हम हल करते हैं। अब हम तो देखिएगा, पहला प्रश्न इन्होंने क्या दिया है कि धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा धनोपार्जन, धनोपार्जन, धनुपार्जन या धनोपार्जन।
तो क्या होता है, धन प्लस उपार्जन जो होता है, देखिए धन प्लस उपार्जन तो क्या बन जाता है, धनोपार्जन बन जाता है। ठीक है, जो ये उ है ये मात्रा में बदल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध, और ये मात्रा लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर पूरा का पूरा वैसा ही लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धनोपार्जन। हाँ जी, दूसरा प्रश्न देखिएगा, आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया, उक्त कथन का आशय क्या है। हाँ जी, इसका क्या है, आज जीवन में परिवर्तन आ गया है। ठीक है, परिवर्तन आ गया है काफी हद तक, ठीक है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है, बिल्कुल सही है, इसको हम बाकी भी देख लेते हैं। आज संपूर्ण जीवन बदल गया है, आज समय बदलने में दिनचर्या बदल गई है। जी नहीं, हमारा आंसर जो है वो सेकंड सही होना चाहिए। आज जीवन के प्रति जो है वो हमारा दृष्टिकोण बदल चुका है। ठीक है, आज का जो जीवन है उसको जीने के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से बदलाव में आ चुका है, पूरी तरह से चेंज हो चुका है, बदल चुका है, और इसीलिए ये है। हाँ जी, प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था, तो आप सबको पता है आध्यात्मिक और सामाजिक विकास, हाँ माना जाता था, लेकिन वास्तविक नहीं आएगा। आर्थिक और सामाजिक प्रगति, जीवन दर्शन में परिवर्तन, नैतिक और आध्यात्मिक विकास माने तो सारे ही जाते थे, लेकिन अगर हम देखें इन सब में जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो नैतिक और आध्यात्मिक विकास को माना जाता था, जिसको हमने पहले पीछे पढ़ा भी था, है ना। हाँ जी, तो जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है, निंदित भी होता है, निकृष्ट भी होता है, त्याग देने योग्य भी होता है, जांग से संबंधित नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जघन्य का मतलब क्या होता है, नीच, बुरा, है ना। कई जगह पर जैसे हम बोलते हैं कि क्या किया गया, जघन्य अपराध हुआ है, हम बोलते हैं ना, सुनते हैं जघन्य अपराध। तो जघन्य अपराध ऐसा अपराध जो सारी हदों को पार कर जाए तो उसको बोल दिया जाता है जघन्य अपराध। हाँ जी, 125वां प्रश्न देखिएगा, क्या है, हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण क्या है। धन कमाने की इच्छा, धन कमाने की लालसा, धन कमाने की अंधी दौड़, धन कमाने की विवशता। देखो, धन कमाने की इच्छा है, ठीक, धन कमाने की लालसा भी है, धन कमाने की, लेकिन अंधी दौड़ ने क्या कर दिया है, हमारे मानवीय संबंधों को पीछे छोड़ दिया है। आज हम अपने मानवीय संबंधों को भूल चुके हैं कि कौन क्या है, हमारे रिश्ते नाते क्या है, उन सारी चीजों को हमने क्या है बहुत पीछे छोड़ दिया है, और सारा ध्यान जो है वो धन कमाने की अंधी दौड़ में ही लगा दिया है। स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें जो है वो हम अपने पेड ग्रुप में बहुत ही डिटेल में करते हैं, तो आप सभी जब जुड़ेंगे पेड ग्रुप में तो आप देखेंगे कि एक एक चीज को है आपको किस तरीके से सिखाया जाता है, शब्दों का अर्थ वगैरह, ये हर एक चीज को हम पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन पेपर जब हम सॉल्व करते तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हाँ जी, मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है। तो मानसिक जो तनाव है इसके व्याधियों का कारण जो है वो क्या माना गया है, पर्यावरण प्रदूषण को नहीं, किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा को। बिल्कुल सही, किसी भी प्रकार से धन कमाया जाए, इसी इच्छा को जो है मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण माना गया। चोरी डकैती की घटनाएं तभी होती जब आप किसी भी प्रकार से धन कमाने की इच्छा में चले जाते हैं। हाँ जी, अगला देखिएगा, उस युगम को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। युगम क्या होता है, जोड़ा जो शब्दों में आता है उसको बोला जाता है। उचित का अनुचित, चोरी डकैती, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, जो शेष से जो है वो बाकियों से भिन्न है। तो देखो, हर एक जगह पर उचित का क्या दिया हुआ है, अनुचित दिया हुआ, ये विपरीत है ना। सत्य का असत्य, न्याय का अन्याय दे दिया गया है, लेकिन चोरी और करना, डकैती डालना ये एक सही है ना। तो ये इस शेष से भिन्न है अगर हम ध्यान से देखते हैं तो। हाँ जी, 128 देखिएगा, किस दौड़ को अंतहीन माना गया है। आगे बढ़ने की दौड़ को, वास्तविक लक्ष्य पाने की दौड़ को, या फिर किसी भी प्रकार से धन जोड़ने की, अपने पराये को भुला देने की दौड़ को।
तो देखो अगर हम सबका नजर मारें तो आगे बढ़ने की दौड़ को अंतहीन माना गया है, ये भी ठीक है, वास्तविक लक्ष्य पाने की भी। लेकिन जो यहाँ पर सही होना चाहिए वो किसी भी प्रकार से धन जोड़ने की दौड़ को जो है वो क्या माना गया है, अंतहीन मान लिया गया है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम पैसेज के क्वेश्चन करेंगे, गद्यांश से जो रिलेटेड थे आपके क्वेश्चन 121 से 128, ये हमने कर ली है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। 100 दूसरा देखते हैं, दूसरा भी आपको गद्यांश ही दिया गया है, तो दूसरा गद्यांश को जो है हम पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ जी, कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, यानी कि प्रश्नों की संख्या कितनी, 129 से लेकर के 135 तक, सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुने। तो उनको चुनने से पहले क्यों ना हम इस पर एक नजर मार लेते हैं कि क्या जो है वो आपको गद्यांश में दिया गया है। तो देखिएगा, शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। बिल्कुल, अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने मस्तिष्क को और अपने शरीर का जो है आपका उचित जो अच्छी तरीके से तालमेल बैठा देती है। हाँ जी, वह शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सुसंस्कृत है ना, सुसंस्कृत, सभ्य हो, सचित्र हो, यानी कि अच्छे चरित्र का निर्माण करने वाली एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती, तो उससे क्या लाभ। बिल्कुल सही है, यदि हमारी जो शिक्षा है सुसंस्कृत हो जाएगी, सभ्य, सचित्र एवं अच्छे नागरिक ही नहीं पैदा कर पाएगी, ना तो वो अच्छी संस्कृति का निर्माण कर सकती है, ना सभ्य नागरिक का निर्माण कर सकती है, ना अच्छे चरित्र वाले युवकों का निर्माण कर सकती है, तो फिर उस शिक्षा का क्या लाभ। ठीक, तो सहृदय, सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है। स्नातक यानी कि जो इसने बीए की हुई है उससे तो वो मजदूर कहीं अच्छा है। किससे, जिस जो इंसान ये कह रहा है कि मैंने बीए स्नातक तक की जो है शिक्षा प्राप्त की हुई है, लेकिन वो क्या है, सभ्य नागरिक नहीं है, सचित्र नहीं है, अच्छा इंसान नहीं है, सभ्य नहीं है, उसको बातचीत करने का भी ढंग नहीं है, अपने से बड़ों और छोटों को प्यार देना, आदर करना, वो सब कुछ ही नहीं आता है, तो फिर वो किस काम का है ना। जो निर्दय और चरित्रहीन है, जो कह रहा है कि मैंने स्नातक तक की शिक्षा जो है वो प्राप्त की है, लेकिन वो एक नेक नंबर निर्दयी है, इसमें किसी को दया ही नहीं है, उसके मन में, हृदय में उसके दया ही नहीं है, चरित्रहीन है, अपने चरित्र से भी गिरा हुआ है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। बिल्कुल सही बात है, और हमारे बीच हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। जो एक शिक्षित व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का और अपने अधिकारों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि शिक्षित व्यक्ति होगा वो अपने कर्तव्यों का अगर ध्यान रखता होगा तो उसे अपने अधिकारों का भी सही जो है वो ध्यान होगा। हाँ जी, अब हम देखते हैं इसमें से प्रश्न 129 से लेकर के 135 तक जो प्रश्न है, तो 129वां प्रश्न देखते हैं पहले। हाँ जी, देखिएगा, सुख साधन का विग्रह और समास है, यानी कि आप बताइएगा सुख साधन जो है वो इसका विग्रह जो किया गया है वो कौन सा सही जो है वो समास होगा। तो देखिए, सुखों के साधन जो है वो सही होगा, सुख और साधन नहीं होगा। सुख साधनों के समूह, ये द्विगु और कर्मधारय समास नहीं होगा। तत्पुरुष जो है वो इसमें जो होगा सुखों के साधन, ये जो है स्टूडेंट्स इन समास हो गया, जैसे कि आपको आते हैं समास है, युगम शब्द है, ये सारी चीजें जो है वो हम पेड ग्रुप में करते हैं। तो जब आपका पेड ग्रुप शुरू जैसे ही हो जाएगा, और अभी फिलहाल जो है वो बहुत जल्द आपका पेड ग्रुप शुरू होने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके आप जुड़े इससे। हाँ जी, वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो, क्या कहा जा रहा है वाक्य में, वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो दयालु और सचित्र हो। सचित्र मतलब सच्चे चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला हो, गंभीर चिंतन दे, अपने अधिकार जानता हो, मस्तिष्क का सही उपयोग करता हो। तो क्या हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए,
भाई वो अशिक्षित इंसान शिक्षित इंसान से कहीं अच्छा है, जिसमें दयालु है, जो दया है जिसमें, और एक अच्छे चरित्र का मालिक है, तो वो हमारे लिए ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। 131 अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? सचित्र नागरिक बनाना, बिल्कुल। एक अच्छी शिक्षा क्या करती है? एक अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। सुसंस्कृत बनाना, बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है? अनुत्तरदायी बनाना, आत्मिक ज्ञान देना भी है। अनुत्तरदायी नहीं बनाते हो तो क्या करती है? अच्छी शिक्षा जो है वो उत्तरदायी बनाती है, अनुत्तरदायी नहीं बनाती है। अच्छी शिक्षा जो है आपके चरित्र को अच्छा निर्माण करती है, आपको एक सभ्य नागरिक बनाती है, आपको आत्मिक ज्ञान भी देती है, लेकिन अनुत्तरदायी बनाना उसका काम नहीं है। हाँ जी, 132वां प्रश्न देखिएगा। अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित व्यक्ति, सुशिक्षित जो व्यक्ति होएगा, सॉरी सुशिक्षित बोल गई, सुशिक्षित होएगा। क्या कहा गया है कि अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में जो एक सुशिक्षित, जो शिक्षित होगा पूरी तरह से व्यक्ति, अधिकारों की जानकारी रखता है, कर्तव्यों के प्रति सचेत रहता है, दोनों का बराबर ध्यान रखता है, इन्हें विशेष महत्व नहीं देता। तो सॉरी, दोनों का क्या करता है? बराबर ध्यान रखता है। जो अधिकारियों और कर्तव्यों का विशेष पूरी तरह से जो इंसान क्या होगा? सुशिक्षित होएगा, उसे अच्छी जानकारी होगी, तो इन दोनों का वह पूरा ध्यान भी जो है वो रखता है। हाँ जी, बताइएगा, हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? सॉरी, हाँ जी, हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य में आएगा, संयुक्त में आएगा, मिश्रित में आएगा, या मुख्य वाक्य में आएगा? सरल वाक्य क्या होता है? जिसको एक झटके में आपको सारे अर्थ जो है वो आपको ग्रहण हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी है, बिल्कुल सरल वाक्य है, इसमें दोहराए भी नहीं है, यानी कि ये कैसा है? बिल्कुल सरल वाक्य है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, वाक्य क्या होता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हमारी क्लास में चलती हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमारे सावल क्लासेस की ओर से जो है आप सभी के लिए जो पेड ग्रुप भी चलते हैं, तो आप इसमें जो है वो जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतर और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट जस्ट वेट 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट के लिए आप सभी को रुकना होगा। जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे सावल क्लासेस की ओर से जो मैं आपको बता रही थी कि पेड ग्रुप भी चलाए जाते हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट यानी कि ईटीटी से रिलेटेड, पेपर सेकंड एसएसटी और पेपर सेकंड में ही मैथ साइंस की जो आपकी तैयारी है वो अलग अलग बैच में करवाई जाती है। यानी कि बिल्कुल ये तीनों जो है कोर्सेज चल रहे हैं और आप जितनी जल्दी हो सके इसको ज्वाइन करें। लिमिटेड सीट्स ही है हमारे पास, तो आप जितनी जल्दी हो सके जुड़ सकते हो। और इससे जुड़ने के लिए आप सभी को आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर, मोबाइल नंबर जो आपके सामने ये जो कांटेक्ट नंबर शो हो रहे हैं, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। अपने पेड ग्रुप से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको जो है आप बड़ा कर लेते हैं, है ना, तो थोड़ा देखने में आसानी हो जाएगी, अच्छे से दिखेगा हमें। हाँ जी, 134वां प्रश्न देखिएगा। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है? तो बताइएगा कौन सा ऐसा शब्द है जो अन उपसर्ग से नहीं बना है? तो 134 का आंसर अगर हम सभी पे नजर मारें तो क्या है? अन प्लस उपम से बना है, अनुपम, ठीक है। अन प्लस उपयोगी, अन प्लस उपकार, यानी कि अनपढ़ जो है वो नहीं बना है। तो उपसर्ग और प्रत्यय है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय कितने होते हैं ना, ये सारी चीजें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब वह शिक्षित हो, उसके पास सुख के साधन हो, उसे उत्तरदायित्व निभाना आता हो, उसे आत्मिक ज्ञान हो। ये आखिरी प्रश्न है आपका, तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? उसे आत्मिक
ज्ञान हो। देखो, जिससे इंसान को आत्मिक ज्ञान होगा वह शिक्षित अपने आप हो जाएगा, अपने आप में उसके सुख जो है, जो साधन होंगे सुख के, उनका भी वह लाभ उठा सकेगा, है ना। तो ये सारी चीज, चलिए अब आगे आपके अगले, हाँ जी, गद्यांश से तो अब हम बाहर निकल आए हैं। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। क्या लिखा हुआ है? पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है, तो आपने बताना है ये किसका उदाहरण है। संदर्भ में व्याकरण, व्याकरण जटिलता, व्याकरण पर अत्यधिक बल, व्याकरण कंठस्थ करने नहीं, ना तो कंठस्थ है, ना बल है, ना जटिलता है, संदर्भ में व्याकरण। ये हमारा देखो, देखते ही हमें पता चल जाता है। तो अगर स्टूडेंट्स आप सभी ने व्याकरण को अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है, तो आप जो है वो इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हाँ जी, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बात की जा रही है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? लिखिए। क्या ये होगा? समाचार चैनलों के कार्यक्रम की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है? दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो आपने बताना है। तो देखो, उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है, तो ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटना, मान लीजिए आपने कोई पाठ पढ़ाया है और उसमें से बता दिया, स्टूडेंट्स को बोला कि आप बताइएगा भाई लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। बच्चे अपने आप जो है वो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर बात की गई, क्या की गई है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा की क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न यही रहेगा, क्योंकि बच्चा इसमें क्या करेगा? अपना कुछ भी नहीं डालेगा, जो सामने का है वही लिखेगा। बाकी सभी में जो है वो हमें सृजनात्मकता जो है, आपकी क्रिएटिविटी वो दिखती है। हाँ जी, 138 प्रश्न देख लीजिए। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं तो आपके लिए सर्वाधिक जो है वो महत्वपूर्ण क्या है? साहित्य लेखन एवं पुरस्कार। क्या साहित्य लिख रहे हैं और आपको पुरस्कार मिले? जी नहीं। भाषा शिक्षा की शास्त्रीय समझ, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, जरूरी है। साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी, संगोष्ठियां क्या होती हैं जो आपको जगह समय समय पर करवाई जाती रहती हैं? जी नहीं। भाषा की परिभाषा को याद होना? नहीं। सबसे ज्यादा अगर हम महत्वपूर्ण की बात करें तो अगर आप हिंदी के शिक्षक हैं तो आपको भाषा शिक्षा की जो शास्त्रीय समझ है, यानी कि इसकी बारीकी है, वो बहुत अच्छी तरीके से होनी जरूरी है। हाँ जी, 139वां प्रश्न देखिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आंकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। कौन सा हो सकता है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में बात की जा रही है, सतत यानी कि निरंतर, है ना। व्यापक आंकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के भाषा प्रयोग का कक्षाई अवलोकन करना, बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता का अवलोकन करना, बच्चों के उच्चारण त्रुटियों पर अत्यधिक ध्यान देना। तो अगर हम इन सारी चीजों को ध्यान से देखें तो क्या होएगा? हाँ जी, सोचिए और देखते हैं इसका क्या आंसर जो है वो हमारी तरफ से, मतलब सही क्या होना चाहिए, वो बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम बिल्कुल राइट आंसर पे निकलने के अगर हम बताएं तो किस तरह से होना चाहिए? तो बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो बिंदु हो सकता है, कि बच्चों की जो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका अवलोकन किया जाए। ठीक है, तो यहां से इस चीज को एक मिनट, हाँ जी, बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। ठीक, हाँ जी, 140वां देखिएगा। इसमें क्या दिया गया है? 8वीं कक्षा में मुदित नाम है, पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। बात किस पर की जा रही है? सिर्फ पढ़ते समय। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 8वीं कक्षा का मान लीजिए कोई बच्चा है और जब उसको बोला जाता है पढ़ने के लिए, तब वो क्या करता है? परेशानी का अनुभव करता है, संभवतः मुदित डैश से ग्रस्त है।
तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां जो होती हैं, इनके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे डिसकैलकुलिया है, ये मैथ से रिलेटेड होती है, गणित से होती है ना, डिस्ग्राफिया है लिखने वगैरह से। तो इन सारी जो डिसलेक्सिया जो बीमारी होती है, ये पढ़ने से रिलेटेड होती है। लिखित जो शब्द होते हैं, याद रखिएगा, लिखित शब्दों को पढ़ने में दिक्कत आती है। जो लिखित शब्द है पढ़ने में, उनमें जो है वो क्या होती है, दिक्कत जो है वो आती है। किस किस बीमारी से? डिसलेक्सिया, याद रखिएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, ये सारी जो है, इनको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से आप सभी को यह हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर अगला प्रश्न देखिए 141। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ, हाँ जी, अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि प्रारंभिक स्तर पर आपने क्या करना है कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है, तो इस समय किस बात का ध्यान रखा जाएगा? बच्चे में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करें, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहचाने का उद्देश्य रखते हो, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य ना रखते हो, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करें। तो क्या होगा? हाँ जी, आपके हिसाब से 141 का क्या होना चाहिए? तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक स्तर की हिंदी भाषा की, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि कुछ पूर्व निर्धारित जो संदेश है उनको पहुंचाने का उद्देश्य रखते हो। ठीक है, कुछ पूर्व निर्धारित जो संदेश है उनको पहुंचाने का जो संदेश है वो जरूर रखते हो। 141 का हमारा जो है आंसर 2 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेज टर्न कर लेते हैं आगे, 1 मिनट आप सभी इंतजार करें, थोड़ा सा हम इसको खोल लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से हमें दिखने में कोई दिक्कत ना आए। हाँ जी, 142वां प्रश्न देखिएगा, क्या दिया हुआ है इसमें कि बच्चों में पठन के प्रति यानी कि पढ़ने के प्रति रुचि यानी कि इंटरेस्ट बनाना जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। किस तरह से किया जा सकता है? हाँ जी, क्या होना चाहिए इसका आंसर 142 का? हाँ जी, 142 का जो है वो आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हाँ जी स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर पीछे हमसे जो एक छोटी सी मिस्टेक हुई है वो देखिएगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पर ही आपके क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे की पाठ निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ में कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को के उद्देश्य ना रखते हो। ऐसा ना हो कि जो पूर्व जो निर्धारित संदेशों को पहुंचाने का जो है उद्देश्य ना रखते हो। ये हमारा थर्ड जो है वो आंसर की के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, लग तो वही रहा था लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास। तो 142 का जो है आंसर क्या होना चाहिए? पूरक। ठीक है, 142 का आंसर क्या आ जाएगा? पूरक सामग्री का विकास जो है वो किया जा सकता है। हाँ जी, अगला देखिएगा 143, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक डैश उद्देश्य है। महत्वपूर्ण उद्देश्य आएगा, निरर्थक तो हो ही नहीं सकता, निरर्थक कमजोर। अब आपने 2 में देखना है, सर्वोप्रिय और महत्वपूर्ण, तो आपके अकॉर्डिंग जो है वो क्या होना चाहिए? 143 का आंसर तो देखिएगा, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना। बात यहाँ पर इतने से हमने करनी है कि भाषा की जो नियमबद्ध प्रवृत्ति है इसको पहचानने के लिए जो है और उसका विश्लेषण करना है, तो उच्च प्राथमिक स्तर की भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? भाई ये बिल्कुल सही है, महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए, सर्वोप्रिय नहीं हो सकता, महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो सही आंसर आएगा इसका। हाँ जी, 144 देखिएगा, कक्षा 8 के बच्चों
कि पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। कक्षा 8 के बच्चों की पठन और अवबोधन, अपने आप जिसका जो है वो बोधन कर सके, बोध कर सके, क्या है, क्षमता का विकास। तो किस तरह से होना चाहिए? 144 का आंसर जो है वो कोलाज परीक्षण, क्लोज परीक्षण जो होता है, सॉरी कोलाज बोल गई, क्लोज का क्या होता है, जो परीक्षण किया जाता है उसमें जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हाँ जी, 145वां देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। परिचर्चा करना, श्रुति लेख, संवाद, अदायगी, सृजनात्मकता, लेखन। तो 145 का जो आंसर है श्रुति लेख। देखो हमने पढ़ा क्या है प्रश्न में, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के विकास की बात की जा रही है, तो सबसे कम दृष्टि, देखो परिचर्चा करेगा तो भी उसकी भाषा का विकास जो होगा, संवाद, अदायगी वो भी बहुत अच्छी है, सृजनात्मकता, लेखन इसमें तो होता ही है। लेकिन अगर इन चारों में सबसे कमजोर देखा जाए तो हमारा बी आंसर यानी कि 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट बनता है। इन सबसे देखा जाए तो इन सब में सबसे कम महत्वपूर्ण अगर कुछ निकल कर आता है तो वो श्रुति लेख होता है। श्रुति लेख आपको पता ही है। हाँ जी, 146 का देखिएगा, पढ़ने का संबंध डैश से है, किससे है भाई? शुद्धता से है, तीव्र गति से नहीं जी, अक्षर ज्ञान से, अर्थ से है। अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो नो डाउट उसमें पढ़ने का फायदा कब है? जब आपको उसका अर्थ पता हो, तो अर्थ से जो है वो आपका आंसर बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो किससे होगा? अर्थ से। याद रखिएगा 146 का जो आंसर है वो 4 होना चाहिए। 147 प्रश्न देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक दूसरे विषयों का ज्ञान देना, ठीक है, महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। विषय की शब्दावली का विकास करना, ये भी हो सकता है। अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, नहीं जी, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। तो देखो आंसर जो है वो 147 का 4 होना चाहिए। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, सारे विषयों को जो है बीच में समा जाती है, तो उसमें जो है बच्चा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से और भी इंटरेस्ट के साथ सीखता है। ठीक है, हाँ जी, 148 बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता, भाषिक यानी भाषा, भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, नई भाषा आसानी से सीखेगा, पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें 148 का, देखो बच्चों में जन्मजात भाषिक जो है क्षमता होती है, हम जानते हैं जब बच्चे का जन्म होता है जो उसके परिवार वाले बोलते हैं तो वो होता है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा जो है वो नई भाषा को बड़ी आसानी से सीखता है। आप कभी भी इस बात को नोट करिएगा, जहां अगर हम अपने स्टेट को छोड़ करके, अपने राज्य को छोड़ करके कहीं भी जाकर के रहते हैं, आप उस भाषा को इतनी जल्दी से नहीं सीख पाते, लेकिन आपके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो आसपास के बच्चे हैं या अपने बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं, तो वो क्या है बहुत जल्दी उस भाषा को ग्रहण कर जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से उस भाषा को बोलते हैं, वो बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। हाँ जी, 149 वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। हाँ जी, शास्त्रीय, मौखिक, लिखित, पारंपरिक। तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हाँ जी, 149 का। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वाणी अगर अस्थायी है और लिखित जो भाषा होती काफी तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है, तो ये तो सबको ही पता था। हाँ जी, इसमें तो मुझे नहीं लगता है जिस तरह से आपकी पेडालॉजी सारी आई हुई है, आप बच्चों के बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन गलत हुए होंगे। अगर उन्होंने अच्छे से तैयारी की है तो और भी अच्छी तरीके से जो है वो इसको आप वो कर पाए होंगे। हाँ जी,
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या हो सकता है? आप बात की जा रही है उच्च प्राथमिक स्तर की, तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और क्या हो सकता है। पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, तर्क वितर्क करके पठित सामग्री में पक्ष में अपनी बात रखना, जिस सामग्री को बच्चे ने पढ़ा है क्या उसके विषय में अपनी बात को रखना। हाँ जी, पठित सामग्री के विरुद्ध जो है अपनी बात समझाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, नेगेटिव में आ गया, तो इसको तो हम वैसे ही नहीं रखेंगे। हाँ जी, पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, मान लीजिए जो बच्चे ने पढ़ा है उसको वैसे ही करना। जी नहीं, अगर हम इन चारों ऑप्शंस पर अच्छी तरीके से नजर मारे तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है? उच्च प्राथमिक स्तर की भी बात की गई है, तो पठित सामग्री जो पढ़ा है उसके बीच में बच्चा क्या करे? तार्किक विश्लेषण करे, यानी कि तर्क वितर्क करे। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे कुल जो हमने पेपर 2 जो है लैंग्वेज 2 का जो है एक पेपर जिसको सॉल्व किया है, और कल जो हम करेंगे वो आगे ऐसे ही हमारा क्रम जो है वो चलता रहेगा। पहले हम सभी दिसंबर वाले पेपर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पिछले 10 साल से आपका विश्वसनीय, आपका विश्वास पात्र बना हुआ है सावल क्लासेस, जिसमें जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से जो है आपकी तैयारी करवाई जाती है। इसमें आप देख सकते हैं बैंक, एसएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, नेट, पीएसटेट, सीटेट, पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसमें बहुत बेहतर और अच्छी तरीके से जो हमारे यहाँ सारी तैयारियां जो है वो करवाई जाती हैं। आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से जुड़कर अपनी बेहतर जो है वो तैयारी कर सकते हैं। मास्टर कैडर और ऑनलाइन पीएसटेट की कोचिंग भी आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाती है। सावल क्लासेस जो है वो आप सभी का जो है तहे दिल से सबका स्वागत करती है। और स्टूडेंट जो आज इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही जुड़े रहें अपनी बेहतर और अच्छी तैयारी के लिए। सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में अपने, और एक नेक्स्ट पेपर को जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।